So, Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our class. Today's topic here, let me see. So, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मंगोलिया के बारे में है. लास्ट सेशन में हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील इसके बारे में पढ़ा था. अब इस वक्त हम पढ़ने लगे हैं लिविंग इन अ जर इन मंगोलिया. लिविंग इन अ जर इन मंगोलिया. मंगोलिया में जो एक ख़ास किस्म का जर बोलते हैं टेंट को, कैंप को. ठीक है, कैंप जो होते हैं गोल बिल्कुल सर्कुलर सा वो कैंप होता है, उसमें लोग रहते हैं, उसको जर बोलते हैं. ठीक है, GER जर. सो इस बारे में बता रहे हैं मंगोलिया के लोग कहाँ रहते हैं और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी. तो स्टार्ट करते हैं. अ जर इज अ सर्कुलर टेंट. जो जर होता है एक सर्कुलर टेंट होता है, बिल्कुल गोल सा टेंट होता है. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. इट इज़ वेरी लार्ज बट हाई वेट वुडन स्ट्रक्चर कवर्ड इन एनिमल स्किन एंड फेल्ट. फेल्ट यहाँ पे लिखा होगा, इसको अंडरलाइन करें. फेल्ट का मतलब होता है फैब्रिक, कपड़ा. ठीक है, तो ये एक ऐसा इट इज़ अ लार्ज बट लाइट वेट वुडन स्ट्रक्चर. बिल्कुल लकड़ी से वो बनाया जाता है, गोल सर्कुलर सा एक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर फिर कपड़ा लगा दिया जाता है. जानवर की खाल से उसको कवर कर दिया जाता है ताकि सर्दी और गर्मी का जो असरात हैं वो अंदर ना जा सके. ओके, तो फेल्ट जो होती है फैब्रिक को बोलते हैं, कपड़ा. इसको अंडरलाइन भी कर लें और लिख लें. एनिमल स्किन आपको पता है कि चमड़ा इसको बोलेंगे, जानवरों की जो खाल होती है उससे ये बनाया जाता है. अ थिक मटेरियल मेड फ्रॉम वूल. ये जो फेल्ट है ये एक थिक मटेरियल होता है जो वूल से बनता है, वूल से बनाया जाता है ये कपड़ा. एट द एपेक्स इन द स्मोक होल from which radiate the roof spots. At the apex, apex बोलते हैं बिल्कुल इसकी चिमनी यानी बोलेंगे, दरमियान में उसके चारों तरफ सर्कुलर वो होगा कैंप, और उसके बीच में से एक आपने देखा पाइप निकल रहा है, ये इसका एपेक्स होगा, जो कि एक पाइप लगाया जाता है इसके दरमियान में. ये चिमनी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. यहाँ से धुआं निकलता है. यहाँ पे नीचे जो उसके कमरे के अंदर वो कुकिंग वगैरह करते हैं, आग जलाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो निकालने के लिए, उसकी वेंटिलेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये पाइप. तो एपेक्स को भी अंडरलाइन कर लें, और इसको आपने खुद भी डिक्शनरी से आपने देखना है कि इसका क्या मायने है. ठीक है, स्मोक होल विच रेडिएट फ्रॉम द रूफ स्पॉट. These are painted orange to represent the rays of the sun. ये ऑरेंज कलर में पेंट किया जाता है. क्या चीज? जर. ये जो खैमा है, ये टेंट है, इसको ऑरेंज कलर में अंदर से पेंट किया जाता है. अंदर इसका इंटीरियर अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर का रिप्रेजेंट करता है. वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज कलर? सन को, सूरज की किरणों को रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिकली. तो आपको मैं इसकी पिक्चर भी सेंड करूंगा आज, उसको जरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसको अंदर से कैसा होता है. इन मंगोलिया द नोमाद फैमिलीज लिव इन दीज जर्स. मंगोलिया में नोमाद फैमिलीज जो होती हैं, नोमाड एक उनकी ज़ात है समझें, वो जो लोग हैं वो जर्स में रहते हैं. ये एक किस्म के उनको खाना बदोश लोग कहते हैं, कहा जा सकता है. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं क्योंकि इन्होंने जानवर पाले होते हैं. एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने जाना रहता है. कभी सर्दियों में एक जगह, फिर गर्मियों में कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये एक पक्के मकान नहीं बना सकते. ऐसे घर जो कि बिल्डिंग्स होती हैं ये नहीं बना सकते क्योंकि इन्होंने मूव करना होता है. तो क्या ये इन खैमों में, इन टेंट्स में रहते हैं. ठीक है. Nomads are herding people who move around the vast steppe. इसमें दो चीजें हैं, एक हर्डिंग पीपल और स्टेप. ये क्या मतलब हुआ इसका? हर्डिंग पीपल ये ग्रुप्स में रहते हैं, कबीलों की सूरत में रहते हैं. आपने अगर देखा हो या आजकल जो ड्रामा अर्तुगरुल चल रहा है, इसमें आपको इसी किस्म के लोगों के बारे में बताया गया है कि क्या कहते हैं, एक गोल सा इनका खैमा होता है, आपने देखा है,
और उसका इंटीरियर आपने भी देखा है। ये सबको आपको अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह के लोग हैं ये। स्टेप बोलते हैं मैदान, ऐसा मैदान जो बिल्कुल खुला मैदान हो, जहाँ पे कोई दूर दूर तक आपको दरख्त या बिल्डिंग कोई चीज़ नज़र ना आए, सिर्फ मैदान होता है, उस पर सिर्फ घास या कोई फसल उगी होती है और कुछ नहीं होता। बड़े बड़े दूर दूर तक नज़र आने वाले मैदान खुले मैदान होते हैं। As they look after their horses and sheep, यहाँ पे ये अपने हॉर्स पालते हैं और शीप्स पालते हैं और ये उनकी देखभाल करते हैं इन्हीं मैदानों में, और इनके जो शीप्स और हॉर्स हैं यहीं पलते हैं, यहीं से घास खाते हैं, तो ये इनको वहीं पे चराते हैं। In Mongolia, the people have to move around to find food for their animals. मंगोलिया में इन लोगों को मूव करना पड़ता है एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, किसके लिए? फूड के लिए, उनके बच्चों इनके जो जानवर होते हैं उनके फूड के लिए इनको मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह तक। Because in winter large areas of the steppe are covered by snow and the animals' food sources obliterated wipe out, यानी खत्म हो चुका होता है उनका लिए, क्योंकि जो जब सर्दी आ जाती है तो वहाँ स्नो पड़ जाती है पूरे मैदानों में और जो उनका जो घास वगैरह वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर उनके जानवरों के लिए वो कुछ बचता नहीं है। तो ये ऑब्लिटरेट को अंडरलाइन कर लें और इसको आपने डिक्शनरी में भी देखना है, लेकिन इसका मतलब है वाइप आउट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। नाउ इसका जो नेक्स्ट चलेगा इसका पैराग्राफ, इनसाइड द जर अ लार्ज कोजी सर्कुलर होम। अब इसका इनसाइड बता रहे हैं, जो ये जर है इसका अंदर से इस खैमे के अंदर क्या होता है, बड़ा एक लार्ज कोजी, कोजी बोलते हैं आरामदेह, सर्कुलर होम बिल्कुल गोल सा घर बना होता है, अंदर से घर है ये। देयर इज सीटिंग ऑल अराउंड द एज, उसके चारों तरफ हर कोने में बैठने की जगह बनाई होती है सर्कुलर, जैसे कि आप अपने ड्रामा में भी देखा होगा। कवर्ड विद रग्स, रग्स छोटे कालीन के टुकड़े होते हैं जो जमीन पे बिछाए जाते हैं, आपको मालूम होगा। एंड कुशंस and woven woolen rugs in rich bright colors on the walls keep out the biting grit-filled wind and snow. तो ये वूलन रग्स जो होते हैं बड़े ब्राइट कलर्स में, वो उनकी दीवारों पे भी लगाए जाते हैं, चारों तरफ कलरफुल लगाए जाते हैं उसकी डेकोरेशन के लिए भी, और उनको सख्त जो तेज हवाएं होती हैं जो जानलेवा भी हो सकती हैं, यानी तेज हवाएं जो चलती हैं उनसे बचाने के लिए ये चारों तरफ से उसको कवर किया जाता है, अंदर से ब्राइट कलर्स में ये होते हैं। ठीक है। बाइटिंग ग्रिट फील्ड को अगर आप अंडरलाइन करें, और इसका मतलब है रेतली हवा, तेज चलने वाली रेतली काटने वाली हवा होती है वहां पे, सिंपल हवा नहीं होती, वो बड़ी तेज होती है और रेतली हवा होती है, जिस्म पे लगती है तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई काट रहा हो। Wind and snow, ठीक है। The wind is particularly bitter as it sighs across the empty steppe. साइट्स दराती को बोलते हैं, ऐसा आला, ऐसा औजार जो कि काट रहा हो, फसल को काटने के लिए या किसी चीज को काटने के लिए दराती जो इस्तेमाल होती है, कटिंग टूल होता है, ये उसकी तरह बता रहा है कि ये जो वहाँ की हवा जो है ऐसी सख्त होती है हवा कि वो बिल्कुल इस तरह है जैसे कि वो कुछ काट रही हो। ठीक है। इन द रूफ थ्रू द स्किन एंड फेल्ट, इसकी छत जो है, इन द रूफ छत में, थ्रू द स्किन एंड फेल्ट, जो ऊपर से छत जो होती है उस पर जो कवर किया होता है वो क्या है, जानवर की स्किन से उसको कवर किया होता है, और फेल्ट फैब्रिक होता है जो वुलन फैब्रिक है। फेल्ट इन द is the hole to let out the smoke from the stove. In the roof through the skins and felt is the hole to let out the smoke from the stove where all the cooking is done. वो जो छत पे है एक पाइप लगा हुआ था, मैंने बताया वो चिमनी के तौर पे इस्तेमाल होता है और छत को सपोर्ट देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और वो उस पाइप में से हवा जो है ना, गर्म हवा बाहर निकलती है, या धुआं जो है जो एक्सेसिव एग्जॉस्ट करने के लिए वो
एक किस्म का यूज होता है वो। वहीं पे उसी कमरे में वो कुकिंग करते हैं, अलग से कोई किचन नहीं होता उनके लिए, ठीक है। वो एक ही सर्कुलर सा कमरा है और उसमें कोई दीवारें नहीं है, बस आउट स्ट्रक्चर है उसका, और उसमें वहीं पे कुकिंग होती है उसकी। तो उसके स्मोक को निकालने के लिए ये बीच में उसमें उन्होंने पाइप रखा हुआ है, तो वो उसको उसकी हवा बाहर निकालता है, ठीक है। द नोमर्स ईट मीट व्हेन दे हैव अ सक्सेसफुल हंट। वो खाते क्या है, उनका खुराक क्या है, मीट खाते हैं। और वो कैसे हासिल होता है मीट, शिकार करते हैं। वो शिकार करने के लिए जाते हैं, जहां से जानवर शिकार करके लाते हैं, फिर उसको वो पका के खाते हैं। एंड मेक योगर्ट विद द मिल्क फ्रॉम देयर यूज। यू बोलते हैं फीमेल शीप को, ठीक है। वो उसके दूध से जो है ना वो यूज करते हैं, वो योगर्ट भी बनाते हैं विद देयर मिल्क फ्रॉम देयर यूज। दे ब्रीड एक्सीलेंट हॉर्सेस। वो अच्छी नस्ल के हॉर्सेस जो घोड़े होते हैं वो उनको भी पालते हैं और उसको वैल्यू देते हैं, यानी वो वैल्यू देते हैं। दे ब्रीड एक्सीलेंट हॉर्सेस विच दे प्राइज एज हाईली एज देयर वाइफ्स। प्राइज यहाँ पे अंडरलाइन करें, उसका मतलब है वैल्यू देना किसी को। वो उसको उतनी ही वैल्यू देते हैं उन घोड़ों को, अच्छी नस्ल के घोड़ों को, जितनी वो अपनी अपनी वाइफ्स को, अपनी बीवियों को देते हैं। दे आर स्किल्ड हॉर्समैन and little boys ride bareback at great speed from extremely young age. वो एक skilled horsemen होते हैं, बहुत अच्छे माहिर किस्म के राइडर होते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। और इवन उनके जो बच्चे होते हैं, यंग होते हैं उनके, वो भी बड़ी अच्छी राइडिंग करते हैं। और बेयर बैक, इसको अंडरलाइन करें, बेयर बैक का मतलब है कि उसकी घोड़े की जो पीठ होती है उस पर बैठ जाते हैं विदाउट जीन लगाए, सैडल किए उसको, जो उसके ऊपर जो सीट होती है, आपने देखा होगा घोड़े के ऊपर एक सीट लगाई जाती है फोम की, फिर उस पर बैठा जाता है। ऐसे बैठना बहुत मुश्किल होता है उसके ऊपर, तो लेकिन वो इसी तरह उसके ऊपर राइडिंग करते हैं और बड़ी स्पीड में, हाई स्पीड में उसको राइडिंग करते हैं। आप अपना माइक बंद करें प्लीज, अपने वीडियो भी बंद करें। कौन है ये, हमजा अली? वीडियो बंद करें प्लीज। मोहम्मद, अपनी वीडियो बंद करें प्लीज। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, लिविंग इन अ जर इन मंगोलिया, ठीक है। अब जल्दी से इसकी थोड़ी सी वोकैबुलरी कर लेते हैं। वोकैबुलरी में यहाँ पे आपको मैंने टेक्स्ट में भेजा होगा इसका, आपका एक इसकी कॉपी, स्कैन कॉपी भेजी होगी। लोकल फेरी बोट्स, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या होगी लोकल फेरी बोट्स? यहाँ इसका आंसर होगा गोंडोलास, छोटी सी बोट्स जो यूज होती हैं ट्रैवलिंग के लिए, गोंडोलास, ठीक है। ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कंजेशन। कंजेशन यहाँ पे यूज हुआ है, इस्तेमाल वर्ड कंजेशन। फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन में आपके पास होगा कंजेशन। यहाँ बहुत, यानी ओवर क्राउडेड, रश बहुत हो जाना। वेरी इंप्रेसिव, स्टनिंग इसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, इसी में वर्ड स्टनिंग, ठीक है। स्टनिंग को वेरी इंप्रेसिव बोलते हैं। ट्रोव, स्टोर वैल्यूएबल थिंग्स। ट्रेजर ट्रोव के बारे में आपने अभी कल पढ़ा था इसमें, ठीक है। वैल्यूएबल थिंग्स। प्रेशियस आर्टिफिसेट्स, आर्ट ट्रेजर, ठीक है। फोरकास्ट, प्रिडिक्ट, यानी किसी के बारे में फोरकास्ट करना, किसी जो मुस्तकबिल का बारे में पहले ही बता देना, प्रिडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। और प्ले स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राजील में है इसका जो वोकैबुलरी का, प्लेन टू सी, ऑब्वियस, अनफेयर डिवीजन ऑफ वेल्थ, सोशल इनइक्वालिटी। ये वैसे लिखा हुआ है आपके ऊपर वहाँ पे, उसमें जो मैंने आपको सेंड किया आप उसको देख लीजिएगा। अभी इसके रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन में आपको 6 क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगा, और ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं, उनको याद भी करना है। और पिछले जो आपने लिखे हैं अब तक, जो किए हैं, वीनस वाला भी, और सॉरी इसके पीछे आपने क्या, कौन सा यूनिट 1 में किया आपने,
पेज नंबर 2 से लेके 4 तक 3 तक जो आपने की है एक्सरसाइज, वो वाला, उसमें भी उसकी जो एक्सरसाइज रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन है, वो रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, पेज नंबर 4, ये भी आपने याद करनी है, ठीक है। हो सकता है कल शायद मेरा ख्याल क्लास ना हो, लेकिन आपने ये सारा याद करना है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। तो ये तो इसका हो गया। अभी पिछली एक्सरसाइजेस करनी है। पेज नंबर, आप आ जाएं पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5। सो आज हम बात करेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्टिव की। कंपाउंड ऑब्जेक्टिव, शायद यहाँ से आपको सही ऑब्वियस ना हो, नजर ना आ रहा हो। कंपाउंड एडजेक्टिव, इसके बारे में बताते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को मिलाने के लिए कंपाउंड जब मिलते हैं विद लिंक्ड बाय अ हाइफन। हाइफन बोलते हैं, एक छोटी सी डैश होती है, ऐसे 2 वर्ड्स के दरमियान एक छोटी सी डैश होती है, इसको हाइफन बोलते हैं। A compound adjective is used as a modifier before a noun। ये noun से पहले, noun क्या होता है? Name of anything, name of person, place or thing। ठीक है, किसी भी noun से पहले जो word use होता है, उसको modify करने के लिए, उसकी तारीफ को बढ़ाने के लिए, उसकी कदर और कीमत को बढ़ाने के लिए जो पहले से लगाया जाता है, वो adjective होगा, वो वाला होगा adjective। So क्या है ये? A compound adjective is used as a modifier before a noun। In other words, it adds information to the noun। Noun की information को वो add कर रहा होता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, the one green tooth monster। अब इसमें देखिए the one के बाद छोटी सी डैश लगी हुई है, फिर green लिखा है, फिर डैश लगी है, फिर tooth monster। वन ग्रीन टूथ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर यहाँ पे नाउन है, और इससे पहले जो कुछ भी है सारे एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं, और ये इसको एनहांस कर रहे हैं, नाउन की क्वालिटी को, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। अब इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे मौजूद है, आपको मैंने सेंड कर दी होगी, वो आपने लिख भी ली होगी। तो इसकी आपको अच्छी तरह से इसको आपने समझ लेना है, ठीक है। ये तकरीबन आज आपका खत्म होगी, इसकी एक्सरसाइजेस भी खत्म हो गई हैं अब तक, और ये भी, ठीक। अब पेज नंबर 21 पे आ जाएं आप। पेज नंबर 21, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज द सिटी ऑफ वाटर एन एप्रोप्रिएट नेम फॉर वेनिस। एप्रोप्रिएट क्या कहते हैं? सूटेबल को बोलते हैं, सूटेबल नेम फॉर वेनिस। Why is the city of water an appropriate name for Venice? अब इसका आंसर क्या हो सकता है? City of water is an appropriate name for Venice because it is located on islands। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, ये 118 आइलैंड्स को मिला के एक शहर बनाया गया है। 118 इसमें आइलैंड्स हैं। तो ये सारा शहर, आमतौर पे शहर में रोड्स होती हैं, ट्रैफिक चलती है, गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन ये इसकी क्वालिटी ये है कि इस शहर में रोड्स नहीं है, रोड्स हैं लेकिन वो वाटरवेज की रोड्स हैं, पानी की सड़कें समझें, और उस पर गोंडोलास चलाई जाती हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिक चीज़ है, पूरी दुनिया में ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। Because it is located on islands and it is covered with water from all sides। ये चारों तरफ से इसमें पानी है। तो इसका ये आंसर है, why are gondoliers essential to Venetians। Venetians बोलेंगे जो वीनिस में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है। gondoliers बोलते हैं मल्लाह को, जो कश्ती चलाते हैं उनको gondoliers बोलते हैं। So gondoliers are essential for Venetians because they transport people from one place of the city to another। तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, जैसे यहाँ बसेस चलती हैं और उसमें जो इसको ड्राइव कर रहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं।
इसी तरह गंडोलियर्स भी होते हैं जो गंडोला को चलाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सिटी अथॉरिटीज इन वीनस।